channel. My name is Shalini. I am your chemistry teacher. आज हम लोग करेंगे प्रतिष्ठा बैच की क्लास नंबर 5 और हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। इसकी हम 5th क्लास करने वाले हैं आज। एंड जिन बच्चों ने अभी भी मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है चैनल का वो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बाद वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स, पीडीएफ वगैरह, नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लिंक्स ऑफ टेस्ट की सारी चीजें ग्रुप में मिल जाती हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज है प्रतिष्ठा बैच की क्लास नंबर 5 है आज। एंड हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की भी आज क्लास नंबर 05 है, 5th क्लास हम लोग करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करा दिया था कुछ फॉर्मूले जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ एटम्स। पोजीशन कहाँ प्लेस्ड है, कॉर्नर पे प्लेस्ड है, फेसेस पे प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल प्लेस्ड है, उसके बेसिस पे हमने डिफरेंट फॉर्मूले कर लिए थे। कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सब मैंने डिस्कस करा दिए थे आपको। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसे होता है इन 1 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सीसीपी, एचसीपी, किस तरह के वॉइड्स बनते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाता है क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन 1D, 2D एंड 3D। किस तरह से होती है क्लोज पैकिंग, इसको डिस्कस आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं इन 1 डायमेंशन। इन 1 डायमेंशन मतलब अगर आपके पास एटम्स हैं जिसको हम अज्यूम करते हैं कि वो स्फेरिकल हैं और उनको आप अरेंज करते जा रहे हैं, एक लाइन में अरेंज कर रहे हैं। सपोज आपके पास बास्केटबॉल्स हैं और आपको उनको अरेंज करना है, एक ही डायमेंशन आपको दिया गया है कि आप सीधे लाइन में उनको लगा सकते हैं। तो किस तरह लगाया जाएगा उनको, आप उनको इस तरह लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक दूसरे को टच करते हुए इस तरह से आप लगाएंगे उनको इन 1 डायमेंशन, इन 1 डायमेंशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हर जो एटम है यहाँ पे वो कितने और एटम्स को टच कर रहा है, कितने और अपने सराउंडिंग एटम्स को टच कर रहा है, वो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर मैं कहूँ इन 1 डायमेंशन तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी। एटम्स आर अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली भी हो तो इस तरह से अरेंज होंगे। एंड जो एक एटम है यहाँ पे, मैं अगर मान लो इसको कंसिडर कर रही हूं, तो इसके लिए कितने नेबर्स हैं बच्चों, कितने इसके नेबरिंग एटम्स हैं, दो नेबर्स है ना इसके, ये और ये इसका नेबर है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है इस केस में, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है इन 1 डायमेंशन कितनी अच्छी हम पैकिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्लोज पैकिंग हम नहीं कर सकते हैं। अगर 1 डायमेंशन की बात करी जाए तो क्लोज का मतलब होता है कि स्पेस कम से कम उसमें उनके बीच में रखना। तो इसमें हम कितना भी अगर अच्छे से भी अरेंज करें तो यही अरेंजमेंट डेवलप होगा हर केस पे, इतना तो स्पेस उसमें बीच में रहेगा ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। सेकेंड इज इन 2 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन मतलब अगर आप 2 डायमेंशन में एटम्स को अरेंज करें, 2 डायमेंशन में अरेंज करें तो कैसे अरेंज होंगे बच्चों। इसमें 2 केसेस हैं, मैं इसमें आपको फर्स्ट केस बता रही हूँ कैसे होगा। अगर हम पार्टिकल्स को रखते हैं इस तरह से, एटम्स को अरेंज किया गया है एंड उसके बाद जो दूसरा एटम है वो एग्जैक्टली उसके नीचे लगाया जाता है, एग्जैक्टली उसके नीचे लगाया जाता है। मतलब अगर ये लेयर ए है तो ये लेयर ए है, सेम टू सेम उसी तरह की लेयर अगर लगाई जाती है इस केस में, ठीक है। एक और बना देती हूँ लेयर, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाता है हमारा एक टाइप का पैकिंग। अगर आपको कहा जाए कि आपको जमीन में बॉल जो है उनको अरेंज करना है, इस तरह अरेंज करिए 2 डायमेंशन में, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं।
तो आप उनको इसी तरह से लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका भी है, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब शादियां होती है ना, इंडियन कल्चर में होता है, हमारे तो होता है, जब शादियां होती है तो उस टाइम पे घर में मिठाइयां बनती है ना, लड्डू बनते हैं बहुत सारे। तो घर का एक कमरा उसी चीज के लिए फिक्स कर दिया जाता है जिसके अंदर मिठाइयां बनाई जाती हैं और रखी जाती हैं। और जो भी कोई फैमिली वाला जब शादी अटेंड करके वापस जाता है तो उसको मिठाइयां रख के दी जाती है ना। तो हमारे में तो उसको पारस बोलते हैं उस रूम को। तो उसमें जब लड्डू बहुत सारे पड़े हुए हैं, आहा खुशबू आ रही देसी घी की, है ना, तो वो अरेंजमेंट अगर आपको कहा जाए कि लड्डुओं को आप जमीन पे लगाइए, लाइन से लगाइए 2 डायमेंशन में, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कम से कम जगह में सारे लड्डू आ जाए, है ना। एंड उनको एक के ऊपर एक ना रखना पड़े, सो दैट वो उनकी शेप खराब ना हो जाए जब तक वो भी फ्रेश हैं। तो आप क्या करेंगे, दीवार के साथ इस तरह लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर इधर लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया जिसमें स्पेस कम बचे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए कि अगर मैं कंसिडर करूं किसी एक एटम को, मैं इसको कंसिडर कर रही हूं, तो इसके नेबर्स कितने हैं, इसके पड़ोसी कितने हैं, कौन कौन इसको टच कर रहा है, इसको ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी और ये भी, ये टच कर रहे हैं चारों, है ना, नेबरिंग एटम्स हैं। अगर मैं इनके सेंटर्स को जोड़ देती हूँ, सेंटर्स को टच कर देती हूँ, तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ठीक है ना, स्क्वायर बन रहा है। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि ये जो एटम है सेंटर वाला, इसके साइड में कितने इसके नेबर्स हैं, कितने नेबर्स हैं बच्चों इसके, इसके नेबर्स हैं 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इस अरेंजमेंट में, अगर आप ये अरेंज करते हैं तो यहाँ पे एटम्स जो हैं जब अरेंज किए जाएंगे तो इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। बच्चों स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर जैसा बन रहा है। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसीलिए कह रहे हैं। एंड यहाँ पे जो सेंटर में एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4, क्योंकि वो 4 को टच कर रहा है, अपने बगल में उसके पास 4 अलग अलग एटम्स हैं, तो वो 4 एटम्स को टच कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका दूसरा तरीका भी है, पार्ट बी। क्या है दूसरा तरीका, अगर मैं अरेंज करती हूं फर्स्ट लेयर को इस तरह से और दूसरी लेयर के जो एटम है मैं उसको वहां टच करूं या वहां प्लेस करूं जहां पहली लेयर का डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब हल्का सा जो डिप है, ये चीज यहां मैं प्लेस करूं ताकि और भी कम जगह वेस्ट हो, मतलब मैक्सिमम जगह को मैं यूटिलाइज कर सकूं। उस तरह से अगर आप अरेंज करेंगे तो क्या होगा, कम स्पेस वेस्ट होगी। अगर मैंने एटम यहां लगा दिया इस तरह से, इस तरह से लगा दिया मैंने अगर, ठीक है, एंड अगली जो लेयर है मैंने उसको फिर से इसके डिप्रेशन में लगा दिया। ठीक है, तो जगह जो है, अब जो वॉइड्स बन रहे हैं बच्चों वो कम बन रहे हैं। यहाँ पे जो वॉइड्स बन रहे थे, जो स्पेस थी वो थोड़ी ज्यादा थी, है ना, कंपैरेटिवली ज्यादा स्पेस दिखाई दे रही है ना आपको एटम्स के बीच में। एंड यहाँ पे जो स्पेस दिखाई दे रही है वो कंपैरेटिवली आपको कम दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, तो एक ही तरीका भी हो सकता है लगाने का, अरेंज करने का एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब है कम से कम स्पेस को वेस्ट करना। ठीक है, तो अब मैं कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे एक एटम को, मैंने इसको कंसिडर किया, इसके नेबर जो इसको टच कर रहे हैं उनको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसके ये 6 नेबर्स हैं। अगर मैं इनको टच करके इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बना रही हूं तो कौन सी शेप बनी बच्चों, ये बनी है हेक्सागोनल। हेक्सागन बन गया ना, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बनी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो लेयर है, फर्स्ट लेयर तो ए हो गई, दूसरी लेयर एग्जैक्टली उसके नीचे नहीं है, वो एक डिप्रेशन में है। डिप्रेशन मतलब हल्की सी जहां पे डिप था, जहां पे गड्ढा था, वहां हमने रखा है ताकि स्पेस कम वेस्ट हो। तो इसको हम बी लेयर मानेंगे और इसको अगेन ए लेयर, क्योंकि ये इस लेयर के एकदम नीचे आ रही है। ठीक है ना, तो ये ए बी ए टाइप हो जाएगा, ना कि ए टाइप। ठीक है बच्चों, तो ये ज्यादा एफिशिएंट क्लोज पैकिंग है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 नेबर्स जो है एटम्स को टच कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ज्यादा एफिशिएंट कौन है दोनों में से,
किसकी क्लोज पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट है? तो बच्चों यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट है वो हेक्सागोनल ज्यादा एफिशिएंट है। तो हम लिख सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन की बात करेंगे अब हम लोग इन थ्री डायमेंशन। तो जब थ्री डायमेंशन की बात करते हो बच्चों, तो इसी अरेंजमेंट के ऊपर जो जमीन पे वॉल अगर आपने एटम्स बिछाई हुई हैं तो उसके ऊपर अगर आपको एक और लेयर रखना है, उस केस में आप क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे थ्री डायमेंशन। तो एक हर दो डायमेंशन में भी है और उसके ऊपर भी आप लेयर लगाई जा रहे हो, इस लेयर को हम कहते हैं थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग। एंड ये भी बच्चों दो तरह की होती है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। इन थ्री डायमेंशन में सबसे पहली सिंपल जो है, इसमें यूनिट सेल जो बनता है वो प्रिमिटिव बनता है, वो कैसे बनेगा? तो बच्चों हम क्या करते हैं, आपके पास आपने एटम जो है हम लगाए, उसके ऊपर अगला एटम भी उसी के ऊपर लगाया, ठीक है, एंड उसके ऊपर जब एटम रखेंगे तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा। देखिए, अगर मैं इसमें एटम्स रखती हूं, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे ही इसके पीछे भी होंगे, ऐसे ही ये ऊपर भी हो गया, ठीक है, ऐसे ही इसके पीछे भी हो गए, ठीक है। तो अगर ये अरेंजमेंट रहता है बच्चों, तो जो यहाँ पे यूनिट सेल बनती है, ठीक है, वो होती है आपकी सिंपल यूनिट सेल। अगर इसको मैं और छोटा दिखाऊं, छोटा करके, तो एटम जब एक दूसरे को टच ना करें तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये अरेंजमेंट होती है। बट एक्चुअल में ये इतने बड़े बड़े एटम्स होते हैं जो एक दूसरे की वॉल को टच भी करते हैं। तो एक तो अरेंजमेंट ये हो जाता है थ्री डायमेंशन में। तो सबसे पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में अगर इसको कंटिन्यू किया जाए तो कैसे होगा, मतलब आपने क्या करा, बेस पे भी चार एटम्स लगाए एंड उसके जैसे ये लगाया एंड उसके ऊपर भी आपने एक और लेयर लगा दी है। तो अगर हम उसको साइड से देखें, मान लीजिए मेरे को इसका नीचे का जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये तरीका रहेगा एटम्स को अरेंज करने का। डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसमें यूनिट सेल जो बनती है बच्चों, प्रिमिटिव यूनिट सेल बनती है। प्रिमिटिव का मतलब है सबसे सिंपलेस्ट यूनिट सेल बनेगी जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, ना कि उसके फेसेस पे, ना ही उसके बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो ये जो क्लोज पैकिंग है इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर है स्टूडेंट? इन दिस केस, the unit cell formed is primitive या एकदम बेसिक जो है यूनिट सेल वही बन के आती है हमारे सामने, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। इसका मतलब एक लेयर जो लगी हुई है पहले से, उसी लेयर के ऊपर एक और लेयर बना दी जाती है, दूसरे एटम्स भी प्लेस कर दिए जाते हैं या फिर ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर एक लेयर जो नीचे बन चुकी है उसके ऊपर ही अनदर लेयर, उसके ऊपर ही अनदर लेयर बनाना या सेट करना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए इस तरह से यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो ए जैसे हमने यहाँ लिखा था वही होता है। एंड ये जो ए पैटर्न है, ये पैटर्न फॉलोड इन horizontally as well as vertically, horizontal as well as vertical direction। तो ये हर डायरेक्शन में इसी तरह से जो एटम्स हैं वो चलेंगे, वो इसी तरह से बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने पढ़ लिया है थ्री डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का इस तरह से रहता है। अब हम चलते हैं सेकंड पे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब अभी हमने इसके ऊपर एक और लेयर लगाना स्टार्ट कर दिया था, तो इसको तो हम समझ चुके हैं कि क्या होगा। अब हम बात करते हैं इसकी। अगर इस स्ट्रक्चर पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर हम लेयर्स को लगाना स्टार्ट करेंगे तो कैसे लगाएंगे।
तो स्टूडेंट्स इसकी हेडिंग है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में इसके ऊपर किस तरह से पार्टिकल्स लगेंगे, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करें, थोड़ा खुला खुला ड्रॉ करें। यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि अगर एक लेयर ए है तो उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो इन द डिप ऑफ फर्स्ट लेयर, यहाँ पे जो डिप बना हुआ है इसके अंदर आएगी। ठीक है, अगर ये लेयर ए है तो जो बी एटम है वो यहां आएगा, लाइक दिस। इस तरह से आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बी लेयर कहां पे लगानी है हमको, जहां पे इसका डिप्रेशन है, जहां पे इसका पिछले एटम्स के बीच में जो थोड़ी स्पेस थी, वॉइड था, वहां लगाना है। एंड इसके बाद में हमने क्या किया था कि फर्स्ट लेयर के नीचे ही उस तरह से ठीक है, इस तरह से हमारी जो लेयर थी पहले वाली ए बी ए, ये बना हुआ है, ये है, मान लीजिए ये बेस है। ठीक है, इसको हमने नीचे बिछाया हुआ है। अब इसके ऊपर हमें एक और लेयर लगानी है, मतलब जमीन पे आप क्या कीजिए, बॉल रखिए, पहले इस तरह रखी, फिर इस तरह रखी है, एंड फिर इस तरह, ये जमीन पे बिछा रखा है हमने। ठीक है, अब इसके ऊपर और बॉल्स हमें रखना स्टार्ट करना है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें उनको वहां रखना है जहां पे थोड़ा डिप है, डिप्रेशन है। पर पहले मैं आपको बता दूं, इसको मैं थोड़ा कलर कर देती हूं कि अब आप देख रहे हो यहाँ पे दिस ये वॉइड्स हैं, एक तरह के वॉइड्स हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नीचे की तरफ जो बनेंगे उनको मैं अलग दिखा रही हूं। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारे पास बन के तैयार हो गया है ग्राउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने ये समझ लिया है। अब हम इसके ऊपर सेकंड लेयर लगाना स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेयर थोड़ा डॉटेड लगाऊंगी। ठीक, मैंने कहा रखा सेकंड लेयर को, इस डिप्रेशन के ऊपर रखा जहां ये डिप्रेशन बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने इसको रख दिया इसके ऊपर, इस एटम को। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो एटम इसको कवर कर रहा है, तो हुआ क्या, नीचे वाले एटम 3 है, 1 2 3, उसको ऊपर से कवर कर लिया एक ने। ठीक, किस तरह का वॉइड बना उसको समझो। नीचे 3 बॉल है, 1 2 3 ट्रायंगल में लगी हुई हैं, उसके ऊपर से आपने एक और बॉल रख के जो उसका स्पेस था बीच में वॉइड था उसको कवर कर दिया। अब इमेजिन करो कि जो बीच में खाली स्पेस हो गया वो किस तरह नजर आ रही होगी। 3 बॉल के बीच में ऊपर से एक बॉल रख दिया तो नीचे का जो बीच का स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास 4 अलग अलग बॉल हैं, 4 अलग अलग एटम्स हैं, तो उस स्पेस को हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। टेट्राहेड्रल मतलब 4 कॉर्नर्स हैं उस वॉइड के, तो वहां पे जो वॉइड बनेगा उसकी शेप जो होगी स्टूडेंट्स वो होगी टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल होगा शेप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा इसके ऊपर, ब्लू वाले के ऊपर जो बनने वाला है उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। अगर 3 एटम्स हैं और इसके ऊपर एक और एटम लगा दिया जाए तो जो यहाँ सेंटर में बनेगा वो एटम, वो जो वॉइड होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड इसकी शेप कुछ कुछ इस तरह से होगी। एक मिनट में थोड़ा ठीक से बना दूं इसको। कुछ इस तरह से होती है, 4 कॉर्नर होते हैं। अगर मैं 4 कॉर्नर ड्रॉ करूं तो इस तरह से दिखाई देगा ये, क्योंकि ऑलरेडी 3 है एटम्स नीचे, ऊपर से उसको एक जगह से ढक दिया गया। आप स्क्रीन पे साइड में इमेज देख रहे होगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट लेयर। जब हम इसके यहाँ पे लगाते हैं तो आई होप ढंग से बन जाए। अब जो हम लगा रहे हैं ना सेकेंड लेयर, वो इसको कवर करने वाली है।
तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा हौच-पौच हो गया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो हमने दोबारा से अगली लेयर लगाई, ये जो लेयर लगाई है हमने, ये वाली लेयर लगाई है, और ये जो लेयर लगाई है एक और एटम लगाया है साइड में, तो ये किसको कवर कर रहा है? ये भी तो उसी को कवर कर रहा है ना। यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, बट आप ये समझो बच्चों कि यहाँ पे जो रेड दिखाई दे रहा है अभी किससे क्राउडेड है? जो ये रेड वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 2 3 एटम ये रहे, उसके ऊपर भी 3 एटम्स लगे हुए हैं, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं आपको थोड़ा, और उसी चीज को मैं अगर जूम करके आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, आप समझ सकते हो कि 3 एटम्स को अगर मैं ऐसे लगा रही हूं और उसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर लगाई वो हमने इस तरह से लगाई है, ऐसे, ठीक है। नीचे वाली बॉल तीनों इस तरह से, ऊपर वाली बॉल तीनों इस तरह से, ठीक है। तो जो बीच में बन रहा है, जो बीच में आपके कह सकते हैं कि जो यहाँ पे बनेगा वो कुछ कुछ ऑक्टाहेड्रल शेप का बनेगा, वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ जो वॉइड बनने वाला है वो ऑक्टाहेड्रल है, और जिसको मैंने यहाँ रेड से शो किया है क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं आया। वो वॉइड नीचे भी था, नीचे की तरफ भी था उसमें डिप, और ऊपर की तरफ भी डिप है, मतलब उसको कवर किसी ने नहीं किया। वो सेकेंड लेयर में भी कवर नहीं होता है। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड is created when the depression in first layer, जो फर्स्ट लेयर के अंदर जो डिप्रेशन है is still not covered by सेकेंड लेयर, वो सेकेंड लेयर से भी नहीं कवर किया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 3 बॉल ऑलरेडी थी तो यहाँ पे ऑलरेडी गैप बन गया, और उसके ऊपर भी 3 बॉल लगा दी इन्वर्टेड शेप में, तो वहां पे वो गैप स्टिल कवर नहीं हुआ। वो किस तरह से रहा? इस तरह से रहा वो, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज क्रिएटेड व्हेन द डिप्रेशन इन फर्स्ट लेयर इज स्टिल नॉट कवर्ड बाय द सेकेंड लेयर। मतलब वो कहीं ना कहीं इस तरह से ऊपर भी और नीचे भी इस तरह से रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इज क्रिएटेड व्हेन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, द डिप्रेशन इन फर्स्ट लेयर इज कवर्ड बाय सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर का जो एटम है उससे जब वो उसको कवर कर ले, सेकेंड लेयर एटम जो है उस वॉइड को कवर कर ले, ठीक है, तो वहां पे क्या बन जाता है? वहां टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाता है, जैसा कि आपने यहां देखा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने अभी पढ़ा है किस तरह से बनते हैं ये सारे वॉइड्स। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 तरह के वॉइड्स का हमने फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब क्वेश्चन कैसे आता है? यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको नंबर ऑफ कितना है वो याद रखना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो आप बच्चों यहाँ पे काउंट करो, जो ये ब्लू वाले बॉक्सेस आपको ब्लू वाले कलर दिखाई दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो रेड वाले हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे हम लोग कि कितने एटम हैं, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, इन सब की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर आपके पास इस स्ट्रक्चर में एटम्स कितने हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स में स्फेयर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्फेयर्स इन क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग के अंदर कितने स्फेयर्स हैं उसको अगर हम n मान के चलते हैं, n मान लेती हूं मैं इसको, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे और ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन क्लोज्ड पैकिंग इज इक्वल टू n। इक्वल नंबर ही रहेगा, जितने पार्टिकल्स रहेंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ बनेंगे। बट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ना वो बनेंगे जस्ट डबल, जितने पार्टिकल्स थे या जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं उससे डबल नंबर में टेट्राहेड्रल वॉइड बनने वाले हैं।
इस पे से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन नीट में और आपके मेंस में भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन पे न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है, मैं भी कराऊंगी भी। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे जानने वाली। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब कितने एटम्स सराउंड कर रहे हैं उस वॉइड को, उस खाली स्पेस को बनाने में कितने एटम्स उसके नेबर हैं। ठीक है, अब समझो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड है स्टूडेंट्स, नीचे 3 एटम्स थे, ऊपर से एक और एटम रख दिया, उसके बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। तो बच्चों ये जो वॉइड बना उसके नेबरिंग एटम्स कितने हैं, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्योंकि 4 एटम्स उसके नेबरिंग हैं जो इसको मिलके बना रहे हैं। ठीक है, चलिए हेक्सागोनल इस पे ऑक्टाहेड्रल पे आ जाते हैं। यहाँ देखो नीचे 3 एटम थे, ऊपर भी 3 एटम लग गए, बीच में जो बना वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो वॉइड बना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितने एटम उसको बना रहे हैं, 6 एटम्स उसको बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाला क्वेश्चन और ये आपके नंबर ऑफ एटम्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसके रिलेशन पे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सिंगल लेयर लगाई थी। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, फिर सेकंड लेयर लगाई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर सेकंड लेयर बनाई तो प्रिमिटिव सेल बना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर सेकंड लेयर बनाई तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम थर्ड लेयर लगाते हैं तो क्या होगा, तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा उसकी बात करते हैं। अब थोड़ा सा इसको और भी ज्यादा इमेजिनेशन वाले लेवल पे लेकर के जाते हैं। तो मैं सारे को रब कर रही हूँ और इसी में कंटिन्यू करेंगे हम इन 3 डायमेंशन में। अब आगे थर्ड पॉइंट में क्या लिखूंगी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि अप्लाइंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड वन इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे लगा रही हूं मैं इसको, थर्ड पॉइंट क्या है, अप्लाइंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड इन कहां पे, ओवर द सेकेंड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन HCP पैकिंग। इसके ऊपर थर्ड लेयर लगाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ए पार्ट, जिसमें हम ए बी इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे साइड में देख रहे होंगे डायग्राम, अगर हम ए लेयर के बाद बी लेयर लगाएं और फिर से ए लेयर लगा दें तो वहां पे जो स्ट्रक्चर बनती है वो बन जाती है HCP, उसको HCP ही बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही बोलते हैं। और ब्रावेस लैटिसेस में आपने इसको पढ़ा भी होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही उसको कहेंगे। एंड ये जो है बच्चों दिखने में कैसा होता है, ऊपर इसके हेक्सागन है और नीचे भी इसके हेक्सागन है एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे। ठीक है, इस तरह से। और एटम्स कहां कहां हैं उसको हम प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइक दिस। तो अब इसके बाद में जो हमारे सेंटर में भी 3 एटम्स होंगे वो इस तरह से यहाँ पे होंगे। तो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड शॉर्ट में बनाया है, आप साइड में स्क्रीन पे इसका इमेज देख रहे होंगे। तो ये इस तरह से बनाया जाता है, ये होता है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जहां पे आपकी जो लेयरिंग है स्टूडेंट्स वो AB टाइप होती है। एंड इसी का सेकंड पार्ट है जहां पे बनता है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम FCC जैसा भी मानते हैं। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग को जब देखा गया ध्यान से, उसको और प्रोड्यूस किया गया, उस पर और इलेबोरेट किया गया तो वो इक्वल निकला फेस सेंटर्ड जो क्यूबिक है, क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसके जैसा बना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो FCC का डायग्राम भी आप साइड में देख रहे हो CCP का। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, इन दोनों में सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है,
ठीक है, एंड यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 आता है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, इस टॉपिक में से आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल देकर कि किस में सीसीपी है या किस में एचसीपी है या किस में एफसीसी है, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ आपको। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम एंड बेरिलियम। ठीक है, ये चारों जो है वो एचसीपी शो करते हैं, एबी स्ट्रक्चर शो करते हैं। एंड यहाँ पे जो पैटर्न लेयर का फॉलो होता है वो एबीसी फॉलो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है बट नॉलेज, छोटी छोटी नॉलेज की चीजें हैं वो आती हैं मेन। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, मैंने कैसे याद किया, मैंने इसको ऐसे याद किया है कि तो जैसे मैगजीन होती है, कोई मैगजीन जो है वो पेपर की बनी होगी, उसको खाओगे तो टेस्ट तो आएगा नहीं। तो मैंने कैसे याद किया, मैगजीन मतलब मैग्नीशियम, जिंक, कड़वे। कड़वे मतलब अगर मैगजीन का पेपर है उसको खा नहीं सकते, एडिबल नहीं है वो, तो कड़वे है हमारे लिए। तो मैगजीन, मैग्नीशियम, जिंक, कड़वे, कैडमियम और बेरिलियम। ठीक है, तो मैंने ऐसे याद किया इसको। तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो कि इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो एग्जाम्पल फॉलो होते हैं वो है सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, आयरन एंड निकल। ठीक है, कैसे याद करोगे इसको, ये तीनों है नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स हैं ये तीनों। ठीक है, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करते हैं किसी से जल्दी से। एंड आयरन, निकल क्या है, थोड़े रिएक्टिव है कंपैरेटिवली। एंड ये दोनों जो है इसको आप अलग से याद कर लो बिकॉज दोनों ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन शो करते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो कि सिल्वर, कॉपर और प्लैटिनम तीनों क्या है, नोबल मेटल्स हैं, और आयरन और निकल थोड़ा मैग्नेटिक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक समझने वाली चीज सिर्फ ये है कि जब सीसीपी या एफसीसी का स्ट्रक्चर बनता है और आयनिक सॉलिड्स बनाए जाते हैं, तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर कैटायंस की पोजीशन क्या होती है और एनायंस की पोजीशन क्या होती है, उस पर बात कर लेते हैं। तो मैं इसको रख कर देती हूँ। तो होता क्या है, आपको जनरल ट्रेंड पता होगा कि एनायनिक में और कैटायनिक में साइज किसका बड़ा होता है ज्यादा, अगर आप कंपेयर करें तो एनायन का साइज बड़ा होता है, राइट। हाँ जी, तो जो एनायन है वो थोड़े कंपैरेटिवली साइज में बड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें, द एनायंस आर बिगर इन साइज, बिगर इन साइज। ठीक है, एंड जो कैटायंस होते हैं बच्चों वो कहाँ पे होते हैं, वो जनरली स्मॉलर इन साइज होते हैं, है ना। तो अब इनकी जो शेप है वो कैसी होती है, क्या पोजीशन होती है उनकी, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो एनायंस है ना बच्चों, वो कॉर्नर पोजीशंस या फिर सीसीपी पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। सीसीपी या एफसीसी जो है उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, जो जनरली ऐसी होती है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं इसको, कॉर्नर्स पे तो एटम्स हैं ही, उसके अलावा कहाँ होते हैं, उसके अलावा फेसेस पर भी होते हैं, है ना, हर फेस पर भी एक एटम होता है, ये तो आप जानते हो। इस तरह से ये एफसीसी है। तो जब ये बड़े बड़े एटम्स होंगे तो इनके बीच में कहीं कहीं वॉइड्स भी होंगे, उनके वॉइड्स में कैटायंस जो है स्मॉलर इन साइज वो ट्रैप्ड होते हैं, तब जाके वो आयनिक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। तो यहाँ पे जो कैटायंस हैं स्टूडेंट्स, उसकी लोकेशन क्या है, कैटायंस आर located in voids of CCP arrangement of anions। तो anions की जो CCP अरेंजमेंट है उसके अंदर ये जो voids क्रिएट हो जाते हैं, वहां पे कैटायंस लोकेटेड होते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारे जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस तरह के आते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ वॉइड्स इन पे बात होती है कि वॉइड्स की पोजीशन क्या है और एटम की पोजीशन क्या है, तो उसके हिसाब से उनका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे। एटम एक्स आर एफसीसी अरेंजमेंट, एक्स जो है बनाता है एफसीसी अरेंजमेंट बनाता है, ठीक है। एंड वाई जो है वो क्या बनाता है, वाई जो है आपका एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइट्स, वाई ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइट्स, ऑक्टाहेड्रल साइट्स जो है वहां उनको ऑक्यूपाई कर लेता है। एंड ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइट्स, एंड ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड नोट करने वाले हैं, क्या नोट करने वाले हैं मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसमें बोला है दो तरह के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई, एक्स कहाँ पे एफसीसी, वाई कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल साइट पे और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइट पे। अब हमें निकालना है कंपाउंड, निकालना है इसका, फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हमें ये निकालना है यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो एफसीसी में एटम्स कितने होते हैं। अब ये बोल रहा है कि दो एलिमेंट्स हैं एक्स वाई, तो जो एक्स है वो एफसीसी में है, तो कितने एटम्स हो गए बच्चों, 4 एटम्स हो गए ना। क्लियर कट बात है, तो आप जानते हो पिछली क्लास में हमने करा था कितना कंट्रीब्यूशन देता है। तो एफसीसी के अंदर कॉर्नर्स पे एटम होंगे जिसका कंट्रीब्यूशन 8 × 1/8 = 1 आ जाएगा। उसके अलावा कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। कितने एटम होंगे, 1/2, क्योंकि हाफ हाफ में शेयर होता है, 1/2 × 6 = 3। 3 + 1 कितना हो गया, 4 एटम। यहां तक तो आप जानते हो 4 एटम होते हैं एफसीसी के अंदर। अब बात करते हैं वाई की। तो वाई की प्लेसेस क्या हैं, वाई की प्लेसेस हैं जितने भी ऑक्टाहेड्रल साइट हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं, एक तो वहां प्रेजेंट है, उसके अलावा जितनी टेट्राहेड्रल साइट हैं वहां प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा क्वेश्चन, देख लेते हैं कितना सही किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई को हम सॉल्व करते हैं। पहले तो फाइंड आउट ये करते हैं कि कितने साइट होंगी एक्चुअल में। तो टोटल आइटम्स कितने बच्चों, 4 है ना। जब टोटल एटम 4 होते हैं, टोटल एटम है 4, तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बने, बताया था मैंने, जितना ये होता है n उतना ही ये होता है, इक्वल। ठीक है ना। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, 2n बनेंगे, मतलब 2 टाइम्स बनेंगे 4 के, तो कितना बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, है ना। तो अब टोटल एटम 4 है, x तो 4 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइट्स, मतलब ये तो चारों के चारों होंगे एटम्स। एंड y और कहां पे है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइट। टेट्राहेड्रल पे तो हैं पर ऑल्टरनेट पे हैं, सभी पे नहीं है। मतलब यहाँ पे 8 नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि आधी जगह पे प्रेजेंट है। तो इसको हमने 4 काउंट करना है। तो बच्चों x तो हो गए 4, और जो y है वो है 4 + 4 = 8। कैसे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी 4 बैठे हुए हैं y, और टेट्राहेड्रल वॉइड में भी 4 बैठे हुए हैं y, तो 4 + 4 = 8 हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाकर के फॉर्मूला बना दीजिए, x4 y8। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास x आया वो 4 आया, एंड जो हमारे पास y आया वो 8 आया टोटल, है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमारे पास हमें क्या करना है, हम इसको लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि इनका रेशियो है, ठीक है, x4 और y जो 8 है, इनका आपस में सिंपलेस्ट रेशियो देखा जाए तो क्या होगा, xy2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो में इस चैप्टर में हमें आंसर लिखना होता है, तो इसका आंसर xy2 हो जाएगा। रेशियो देखा जाएगा, दैट इज 1:2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ, एक सॉलिड बनाया गया है, 2 तरह के एटम्स हैं, मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P and Q। ठीक है, P and Q पे बनाया जाएगा, को यूज किया हुआ है। एटम Q आर इन द CCP अरेंजमेंट।
अब बोल क्या रहा है, क्यू कहाँ है, सीसीपी अरेंजमेंट में है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, क्यू की तो हमें पोजीशन बता दी। While atoms P occupy all the tetrahedral sites, अब P कहाँ प्रेजेंट है, ऑल टेट्राहेड्रल साइट्स पे, ऑल द टेट्राहेड्रल साइट्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, P की जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे होगी। अब पूछ रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, हमें निकालना है फॉर्मूला, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आ जाते हैं आंसर पे। यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट है, P एंड Q, P Q। ठीक है, P जो है टेट्राहेड्रल साइड पे, Q जो है सीसीपी अरेंजमेंट है। तो Q बच्चों जब सीसीपी अरेंजमेंट है, जिसको FCC भी कहा जाता है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा सीसीपी अरेंजमेंट है FCC, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 होंगे। जो मैंने यहाँ बताया था वही यहाँ पे भी है, 4 एटम्स होंगे। ठीक है, तो नाउ वी आर कमिंग टू टेट्राहेड्रल साइड। यहाँ पे टेट्राहेड्रल साइड कितनी होंगी, कितनी होंगी, जितने एटम होंगे यहाँ पे उतनी ही तो टेट्राहेड्रल साइड होंगी। अगर ये 4 है तो यहाँ पे उतनी नहीं, सॉरी 2 टाइम्स होंगी उसके, तो यहाँ कितनी हो जाएंगी, 4 into 2 8 हो जाएंगी। ठीक है ना, डबल होता है टेट्राहेड्रल साइड। ओके, क्योंकि आप जानते हो जितने एटम्स होंगे, अगर ये n है तो इसको 2n होना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अभी पूछ रहा है कि फॉर्मूला बताइए। तो P और Q इनका जो रेशियो है बच्चों वो है 8 और 4, मतलब 2:1 का। तो P2Q जो है इसका आंसर हो जाएगा। रेशियो क्या है, 2:1 है ना, तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको आज के लेक्चर में करा दिया है वॉइड्स के बारे में, और किस तरह से अरेंजमेंट होती है 1D 2D 3D में, कैसे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं, इसी तरह के और न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क है कि आपको इसी सेम टॉपिक पे कम से कम 10 क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस। जो भी आपके पास बुक है, हेल्प बुक, उन सब में गिवन है इस टॉपिक के क्वेश्चंस, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। वहां पे सॉल्यूशन भी दिया होता है, तो आपको उनको रेफर करना है और इस टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट जरूर कीजिए आपको समझ में आया हो तो। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी एंड उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.